हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इस पे हम बताए थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो फिनोमेना होता है उस पे जो बेंजाइलिक कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन था सिग्मा सी एच बॉन्ड जो बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेजोनेंस में और उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम दिए थे। जिस पे हम लोग देखे थे मिथाइल बेंजीन। आपको एग्जांपल कराए थे मिथाइल बेंजीन, आपको कराए थे इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कराए थे और आपको टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन कराए थे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे अगर नॉर्मली ऑर्डर देखा जाए तो उस केस में प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर आना चाहिए, बट रियल में इसका जस्ट रिवर्स ये ऑर्डर आ रहा है। तो इसको हम एक्सप्लेन किए, जरूर इसका कुछ ना कुछ सी एच बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व है रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में, जिससे रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है ये चीज हम लोग डिस्कशन किए थे हाइपर कॉन्जुगेशन। हम बोले थे इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब उस पार्ट को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उस पार्ट को हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो इस तरीके से, ऐसा करो नोट बना लो, उस पे लिखते जाते क्या क्या कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, जो कंडीशन है उसको लिखेंगे कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन को शॉर्ट में HC लिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर क्या चीज है, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अगर उस एग्जांपल को याद करो तो सी के साथ में जो तीन बॉन्ड था, जितना ज्यादा CH बॉन्ड होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस की तरह होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे H होगा, ड्यूटेरियम भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रिटियम भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और ये जो कार्बन होना मेरे चाहिए इसके पास में p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास में क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ये p ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, p ऑर्बिटल होना चाहिए, कंडीशन है। तो सवाल ये है पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ड्यूटेरियम भी हो सकता है और ट्रिटियम भी हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरा एलिमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम लोग, क्योंकि अगर वैसा होता तो कार्बन भी अटैच था तो वहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होता, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये कंडीशन है। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, sp3 आप लोग नीचे में लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन containing at least वन CH बॉन्ड, कम से कम एक CH बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग जैसा फेनोमेना का बात कर सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन CH बॉन्ड, ठीक है, एडजेसेंट किसके एडजेसेंट में होना चाहिए मेरे भाई, p ऑर्बिटल के एडजेसेंट टू p ऑर्बिटल के एडजेसेंट पे होना चाहिए। ये p ऑर्बिटल है। अब ये p ऑर्बिटल कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कार्बोकटायन क्या चीज होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो वहां पे प्योर p ऑर्बिटल एक प्रेजेंट होगा, कार्बोकटायन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल का भी जो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, वो भी क्या होगा, sp2 होगा, तो वहां पर भी p ऑर्बिटल होगा, फ्री रेडिकल। या फिर वहां पर पाई बॉन्ड हो सकता है, भी हो सकता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके अटैच में p ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच एक CH बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए।
और उसके बाजू में प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके बाजू में क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल। तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है? तो कार्बोकटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, और अगर पाई बॉन्ड होगा, अल्कीन होगा, तो वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो वहां पर भी पी ऑर्बिटल आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम तुम्हारे सामने पुट करते हैं, लाइक माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम तुम्हारे सामने एग्जांपल पुट किए, प्रोपीन बात की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो हम लोग नॉर्मली प्रोटीन को ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जो अभी हम केस बताने जा रहे हैं उसको समझने के बाद तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हें शक होने लगेगा, किसी भी कंपाउंड को देख करके शक लगेगा, तुम शक की निगाह से देखोगे। कैसे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये कार्बन sp3, ये भी कार्बन sp2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तुम अच्छा से निहारो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सारा कंडीशन वो फुलफिल्ड है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे तुम कहोगे सर ये sp2 है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ये sp3 से CH बॉन्ड अटैच है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा रेजोनेंस की तरह, और माय डियर स्टूडेंट जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या चीज है? अगर सोचा जाए कैसा रेजोनेंस होगा जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 माइनस, और यहाँ पे 2 H आपको देखने को मिलेगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे H प्लस दिखाई देगा। ये वाला H प्लस टूट गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, जस्ट लाइक रेजोनेंस। लेकिन इसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसका नाम क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये खुद भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, किसी रियल हाइब्रिड का ये किसी न किसी हाइब्रिड का ये क्या चीज है माय डियर स्टूडेंट्स? तो उसका ये भी उसका स्ट्रक्चर है, ये भी है उसी का स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव। ये लोग दोनों आपस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। इस पे तो ऐसा है मेरे भाई, यहाँ CH बॉन्ड है, यहाँ पे तो नहीं है CH बॉन्ड, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है। इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला H जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया तो ये भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है एक टाइम के बाद, ये भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर सेकेंड वाला पार्टिसिपेट करेगा तो ये सेकेंड वाला H प्लस बन जाएगा, यहाँ पे H रह जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर CH2 माइनस बना देगा, यहाँ पे CH2 माइनस। तुम कहोगे सर यहाँ पे एक नीचे भी तो है, वो भी तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकता है यहाँ पर, और डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो ये 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं? 4, 1 2 3 4, सच वाले का इसका ये खुद एक हाइपर कॉन्जुगेटिव। अब तक जो हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाते थे वो भी क्या चीज था? एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर था। लेकिन इसका अब सच सोचेंगे तो सच में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन हर टाइम में एक बॉन्ड नहीं रखेगा, एक से कम रखेगा। क्यों? देख लो, इस पे यहाँ पे एक बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स, जिसमें 3 में ये तो है इस कार्बन हाइड्रोजन के पास में, लेकिन एक में नहीं, तो कितना बॉन्ड होगा? ये 3/4 होगा। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन के साथ में भी 3/4 होगा, ये हाइड्रोजन के पास भी 3/4 होगा। और अच्छा से देखो तो ये तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और मेरे भाई यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर CH2। और अच्छा से देखो तो यहाँ पे पार्शियल माइनस है, 3 पार्शियल माइनस होगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, क्योंकि आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर एक ही बार इसमें प्लस आया है तो +1/4, लेकिन इस पे 3 बार कार्बन पे आया है, कार्बन पे निहारो तो इसीलिए इसका जस्ट 3 गुना बार होगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड कहते हैं, और ये सारे को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। हाँ, अब बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छा से देखो, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा कि ये वाला RS में कहीं से भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये तीनों RS में चार्ज है। RS बोलने का यहाँ पे मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। तो
तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन बाकी सारे में तो चार्ज है, यानी इसमें कोई CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जबकि ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन इस पे जो है एक CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, इस पे एक इन्वॉल्व है और इस पे भी एक इन्वॉल्व है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड और नो बॉन्ड, और ये एक तरह का रेजोनेंस फेनोमेना के जैसा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को एक नाम और से भी जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो यहाँ पे भी CH बॉन्ड के बीच में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसीलिए इसको एक दूसरे टर्म में नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं सेकंड मतलब इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड, क्योंकि वहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये सारा जो बताए थे, जो साइंटिस्ट इस पर काम किए थे, जो हम लोग बताए थे कि ऑर्डर ये आएगा, लास्ट क्लास में जो हम बेंजाइलिक कार्बन वाला एग्जांपल आपसे लिए थे, वो सारा जो एक्सप्लेन किए थे कि जो एक्चुअल ऑर्डर आ रहा था वो रिवर्स आ रहा था इंडक्टिव इफेक्ट के, फिर उस इफेक्ट का जो नाम दिया गया था वो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारा बात को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेकर नाथन। तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस और इसी को बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेकर और दूसरे का नाम था नाथन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये बात वैसे आपको नोन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग के पास में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जो देखे माय डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे टोटल इस कंपाउंड के 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके बाजू वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू वाले उसके एडजेसेंट कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से इसके आगे और भी CH2 हो सकते हैं, और भी होंगे मेरे भाई। तो यहां पर क्या होंगे, और भी सारे होंगे। तो उसको इसके अल्फा के बाजू वाला को बीटा, बीटा के बाजू वाला को गामा, इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप तुम गिनो तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो बनता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो बन करके आया, अगर उसका हम फॉर्मूला निकाले तो आपको दिखाई देगा एक न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है और बाकी सारे चार्ज्ड वाले हैं। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर not involving CH bond, मेरे भाई नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, ठीक है। तो अगर नॉट इन्वॉल्विंग वाला गिने तो एक था, अभी देखो अच्छे से निहारो, इसमें CH बॉन्ड का एक भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट बाकी तीनों में इन्वॉल्वमेंट है। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 था तो 3 बनेगा। अगर यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन था, एक कार्बन होता तो फिर 2 ही बनता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, ये क्वेश्चन इस पर जेई ने क्वेश्चन पूछ चुका है माय डियर स्टूडेंट, तो ये फिर से भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड और इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड दोनों आपको देखना पड़ेगा, दोनों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं वो सारा के सारा बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। माय डियर, अगला जो बात करने जा रहे हैं हम इसी पे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना टाइप्स का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जिस तरीके से हमारे पास में आया था प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट में, मेसोमेरिक में प्लस एम माइनस एम आया था, इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी 2 टाइप का आता है। एक का नाम है प्लस एच इफेक्ट और दूसरे का नाम है माइनस एच इफेक्ट, दूसरे का नाम है माइनस एच इफेक्ट। जिस तरीके से प्लस एम माइनस एम होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफाइंड है, बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो सेम उसी तरीके से डिफाइंड हुआ है। तुम कहोगे सर प्लस एच इफेक्ट में क्या होता होगा, तो प्लस एच इफेक्ट में इंक्रीज करता होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके नीचे हम लिखने जा रहे हैं
प्लस एच इफेक्ट increases electron density, increases electron density of the system, of the system. सिस्टम का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, सिस्टम का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, डी का मतलब डोनेटिंग, जी का मतलब ग्रुप। तो इसी को प्लस एच इफेक्ट को तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हो। माइनस एच इफेक्ट आया मेरे भाई, तो माइनस एच इफेक्ट जो होगा ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो जो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसको प्लस एच इफेक्ट, जो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा उसको हम माइनस एच इफेक्ट कहेंगे। अब हम जो लिखेंगे मेरे भाई इस तरीके से हम लाइन बना देंगे, इसका मतलब एक साइड में प्लस एच इफेक्ट का बात कर रहे होंगे और दूसरे साइड में माइनस एच इफेक्ट का बात कर रहे होंगे। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं, पेज को हम हटा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। आपको एकदम क्लियर होगा, इस लाइन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, अब हम रिंग के केस में बात करेंगे कि AWG क्या बोले सर? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सॉरी माय डियर, ये लाइन नहीं है, एक्चुअली ये मेरा आदत हो गया था लाइन खींचने का, तो ये हम लाइन मत समझिए, हम कंटिन्यूअसली लिखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम प्लस, हाँ अभी यहाँ पे तुम ऐसा सोच सकते हो कि प्लस एच इफेक्ट का बात करेंगे, यहाँ पे माइनस एच इफेक्ट का, तो उसके लिए लाइन है। अच्छा है मेरे, आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम CH3 बात करें, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास में CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है। तो यस, यहाँ पर ये खुद भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस भी है। हाँ, अगर इसको हट सोचे अंदर पे, सिर्फ रिंग के अंदर पे बात करें तो इस पे रेजोनेंस भी, इस पे रेजोनेंस भी है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का टर्म में बात करें तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ पर अच्छे से निहारो इस पे, तो ये CH2, यहाँ पे CH2 और एक H प्लस छोड़ देगा। अब देखो तुम जैसे ही H प्लस छोड़ेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। क्या है, तो ये CH2 माइनस आया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड घूमेगा, यानी तुम कह सकते हो कि सर CH3 ग्रुप रिंग के अंदर में निगेटिव चार्ज डाल रहा है, और मेरे भाई ये वाला से ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना। लेकिन अब जो बन रहा है वो रेजोनेंस है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे, तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव में काउंट मत कर देना, समझ आया। इसको अब हाइपर कॉन्जुगेटिव नहीं बोलेंगे, ये लोग दोनों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है रियल वाले का, हाइब्रिड का। लेकिन ये लोग दोनों कोई पूछेगा क्या रियल वाले का ये हाइब्रिड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे ये एक एच को निकाले, उससे फिर इस तरीके का फेनोमेना रिपीट होगा, रेजोनेंस वाला प्रोसेस। दूसरा एच निकालेंगे, फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तीसरा एच निकालेंगे, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जब काउंटिंग करने की बात आती है तो ये रेजोनेंस जो बना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको भी गिन लेते हैं। नहीं, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव में काउंट नहीं होगा। केवल हाइपर कॉन्जुगेटिव में कौन काउंट होगा, तो यहाँ पर जो CH है, C से जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है वही वाला काउंट होगा। तो यहाँ पे भी जो 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है वो। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे हम एक ही एच को निकाल करके दिखलाए, बाकी भी तुम निकाल करके देख सकते हो, तो इस तरीके से बनेगा और हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो हम एक लाइन लिखना चाहते हैं कि प्लस एच इफेक्ट कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो लिख लो एक लाइन कि प्लस एच इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता था उसी तरीके से ये भी ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो
एंड पैरा। अच्छा, दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट क्या है, ऑर्थो इक्वल टू पैरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा आया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में इक्वल आया। तो ये प्लस एच के बारे में हम डिस्कशन किए। हाँ, माइनस एच के बारे में तुम कहोगे सर माइनस एच इफेक्ट कहाँ पे लगता है, तो यस कहाँ पे लगता है, इसके लिए हम केस बता रहे हैं कि कैसे केसेस में माइनस एच इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर CH2 माइनस है, यहाँ पर CH2 माइनस है, और ये सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर जनरली आपको क्लोरीन मिल सकता है, फ्लोरीन मिल सकता है, ज्यादातर आपको हेलोजन मिलेगा। ठीक है, तो हेलोजन क्या होता है, ये लीव करना चाहता है। हाँ, ये कुछ फिक्स्ड केसेस है, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये फिक्स्ड केसेस हैं कि यहाँ पर हेलोजन होना जरूरी है, क्योंकि एक्स ही एक्स माइनस में लीव करेगा। तो ये कब लीव करेगा, जैसे ही ये इधर देगा तो ये एक्स माइनस बना लेगा माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा CH2, और यहाँ पे इस टाइप का ये न्यूट्रल RS देखने को मिल सकता है। यहाँ H की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो अगर हेलोजन होगा तो वहां पर ये माइनस एच इफेक्ट लग रहा होता है। तो इस टाइप के केसेस होगा, और खास करके ऐसा ज्यादातर देखा जाता है ये तीनों हेलोजेंस होगा तभी ऐसा होगा, तभी ये अपनी तरफ में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एक में भी थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। हाँ, इससे आपको रियली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना, ये फिक्स्ड कुछ केसेस है। हाँ, यहाँ पे H होगा और कोई दूसरा भी हो सकता है, हेलोजेंस होंगे, फ्लोरीन या क्लोरीन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन को इस साइड में मूव भी कराना है। तो ये है माइनस एच इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट। आई होप ये सारा लाइन जो अभी तक हम कहे वो बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या क्या होगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अभी भी वो फॉर्मूला वैलिड है। हाँ, कहीं पर वो फॉर्मूला फेल करेगा, जो कि अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके थ्रू उस बात को हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लाइन सारा क्लियर है। एक बार जल्दी से चैट पे बताओ ये अभी तक जितना भी बताया गया वो सारा कुछ क्लियर है कि नहीं। सर माइनस एच हाँ, वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है? किस वाले में? सर माइनस एच वाले एग्जांपल में यस, माइनस एच बोल सकते हो, ये अलग तरीके से डिफाइंड है। यस, हाँ, ये आपको एकदम सही जवाब है, बस ये फिक्स्ड है, मतलब यही केस होगा तभी माइनस एच होगा। यहाँ पे वो हाइपर कॉन्जुगेशन या डेफिनेशन भी क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, तो ये डेफिनेशन ही इसका बदल जाता है कि यहाँ पर हेलोजन होना चाहिए। समझ आए, वहां पे जो CH बोलते थे ये ऐसा देखने को मिला है केवल हेलोजन के केस में, इससे आपको सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी समझ। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल चेंज है, और ये एक स्पेसिफिक केसेस है जिसपे आपको माइनस एच देखने को मिलेगा। ठीक है रितु, तो आई होप बाकी सारे को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया वो सारा कॉन्सेप्ट। तो माय डियर, अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या बात की, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और उससे अटैच्ड CH बॉन्ड होना चाहिए, और वहां पर उसके एडजेसेंट वाला कार्बन जो होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, उसके पास में क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के जैसा फिनोमिना लग सके। दूसरा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, तो 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये रूल कहीं पर फेल करेगा, जहां पे फेल करेगा उस एग्जांपल को हम आपके सामने अभी पुट करेंगे। तीसरा बात हम की आपके सामने में कि दो टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, एक प्लस एच इफेक्ट होता है, एक माइनस एच इफेक्ट होता है। प्लस एच इफेक्ट इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस एच इफेक्ट घटाएगा। प्लस एच इफेक्ट कहाँ पे इंक्रीज करेगा ये बात बताएं। हाँ, माइनस एच इफेक्ट भी कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, लाइक मेरे भाई यहाँ पे CCl3 लिख दिए, तो यहाँ पर इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे CCl2 और यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ पे रिंग में कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और Cl माइनस लीव करेगा। तो ऐसे केसेस में ये माइनस एच इफेक्ट है, ये रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। फिर से कहां पे डिक्रीज करेगा, ऑर्थो और पैरा में इक्वली करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारा पॉइंट्स अभी हम आपके सामने पुट किए हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर नाथन जो साइंटिस्ट के नाम पे भी बताया गया है। ठीक है, अब मेरे भाई एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कौन सा होगा,
ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप अगर देखोगे अच्छा से तो यहाँ पर ये सिग्मा है और यहाँ पे पाई है, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। जैसी बात है, सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन में, वही रेजोनेंस में पाई पाई कॉन्जुगेशन होता था, या पाई कॉन्जुगेशन होता है पी ऑर्बिटल के साथ में, इस टाइप का फेनोमेना होता था। यहाँ पे सिग्मा कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज होता है, ठीक है, इज इन हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पी, पी का मतलब पी ऑर्बिटल, यस, और सिग्मा पाई भी लिख सकते हो, पी का मतलब पाई भी, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें सिग्मा पाई का ओवरलैपिंग होता है या सिग्मा पी का ओवरलैपिंग होता है। यहीं पर हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन, इसके अंदर पे हम दो एग्जांपल पुट करेंगे जो कि जेई पे आया हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग जेई में आया हुआ और इन फ्यूचर फिर से भी यहाँ पर आ सकता है। तो यह देखना, इथाइल कार्बोकटायन, हम एक एग्जांपल तुम्हारे सामने पुट करेंगे अभी, इथाइल कार्बोकटायन। तो इथाइल कार्बोकटायन में किस तरीके से होगा, जैसे माय डियर स्टूडेंट CH3CH2+, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यस p ऑर्बिटल है। कैसे पता चला, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका मतलब sp3 कार्बन पे CH बॉन्ड है, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है CH बॉन्ड, और ये p ऑर्बिटल है, यस sp3 CH बॉन्ड भी है, p ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग तो होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से तुम सोचो, यहाँ पर अगर तुम अच्छा से सोचोगे तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। यहाँ पर ये CH2+ है, इसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यस सर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये सिग्मा था, ये सिग्मा, अच्छा ये सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फील्ड है या फिर वैकेंट है, तो यहाँ पर ये सिग्मा फील्ड है, सिग्मा फील्ड है, सिग्मा हमेशा फील्ड है CH बॉन्ड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे तुम अच्छे से, तो कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली है जिसको पाई वैकेंट लिखेंगे, पाई भी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्व हुआ है या जो ओवरलैपिंग इन्वॉल्व हुआ सिग्मा और पाई वैकेंट के बीच में हुआ, सिग्मा फील्ड होगा, पाई वैकेंट होगा। जे एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, जे एडवांस पे क्वेश्चन आया हुआ, सिग्मा फील्ड से पाई वैकेंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है माय डियर। अब इस पेज को जल्दी से लिखो फटाफट। पाई वैकेंट क्यों कह रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला बात करने जा रहे हैं, इथाइल कार्बोकटायन बात कर लिया हम, ठीक है। अब जो हमारा एक और एग्जांपल जो हम डिस्कशन करेंगे अभी, जो दूसरा नंबर एग्जांपल होगा, प्रोपीन, प्रोपीन, इसमें भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इथाइल कार्बोकटायन था, आया था, एक बार प्रोपीन आया था। तो प्रोपीन में भी देखो, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना वैलिड है। क्यों वैलिड है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, ये sp3 है, और sp3 में CH बॉन्ड भी है, CH बॉन्ड भी। लेकिन अच्छा से देखो, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब तुम कहोगे सर कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा CH बॉन्ड वाला, लेकिन इस बार तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कार्बन का वैकेंट होता तब तो जाता, तो अब कहाँ पे जाएगा, यस सिग्मा फील्ड से तो जाएगा, सिग्मा फील्ड वाला ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपको अगर
याद होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाए थे ऑर्बिटल्स दो टाइप का होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ओवरलैप करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेता है मॉलिक्यूल्स में, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट में जाएगा, बिकॉज पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फील्ड है। तो यही क्वेश्चन जेई एडवांस पे आया था, सिग्मा फील्ड से पाई के एंटी बॉन्डिंग में ये सप्लाई कर रहा हो क्योंकि पहले से बॉन्डिंग फुलफिल्ड है। समझ आया? तो ये केस है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सिग्मा फील्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग पे जा रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग पे जा रहा है। तो माय डियर, आई होप ये सारा लाइन जो भी हम आपको बताइए बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इस पे रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा। एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स करो सब कुछ। हाँ बोलो रितु। तो पिछले वाले केस में पाई वैकेंट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ठीक है, तो इसका एक पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो पूरा पूरा वैकेंट है, वो पूरा पूरा वैकेंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे, तो जो कि वैकेंट में गया, पी भी लिख सकते हो, पाई की जगह पे तुम पी भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे पाई लिख रहे हैं, इसका मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है। तो आई होप रितु कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। सर यहाँ हाँ श्रुति बोलो। पाई स्टार वेकेंट है तो वो सेकंड वाले कार्बन sp2 का है। ये कार्बन का देखो ऐसे कुछ होगा, देखो यहाँ पे जैसे एक तो बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, आपको पता है। तो एंटी बॉन्डिंग वाले को कैसे दिखलाएंगे? जैसे बॉन्डिंग वाले को दिखलाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बन जाता है जो पढ़ाए थे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा? तो इस तरीके से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा ना श्रुति, और ये जैसे ही देगा तो अब किस में देगा? तो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे वैकेंट है। समझ आ गया? सर फिर सेकंड वाले में नहीं जाएगा? इस वाले में कैसे जाएगा? ये तो फिर इससे इसमें जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, फिर ये जैसे ही इसको देने लगेगा तो फिर जानते हो क्या होगा? अगर कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है वो बॉन्ड तोड़ने का करता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर हो गया? श्रुति बताओ क्लियर हुआ? तो सर सेकंड वाले के कार्बन में ना जाना। हाँ, तो ये बॉन्डिंग वाला क्या करेगा? एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो एक बॉन्डिंग वाला बॉन्ड को तोड़ देगा, वो बॉन्डिंग वाला को तोड़ देगा वो, जैसे ही बॉन्डिंग टूटेगा। हाँ, तुम इस सेकेंड वाले के बारे में पूछ रही, तो यहाँ पर भी बोलो तो इसी में किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाले में जा रहा होगा। यस, एंटी बॉन्डिंग वाले में जा रहा होगा। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा होगा? तो एंटी बॉन्डिंग वाले में पहले जा रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। अब तुम्हें हम कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है, उस प्रश्न को बनाओ और फिर क्वेश्चंस का क्लैरिटी बढ़ेगा। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। हाँ, आपको वो वाला नहीं निकालना है, नॉट इन्वॉल्विंग वाला। आपको केवल हम कौन सा पूछे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, जिसपे CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे बताना है। अच्छा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उस पर आप लिख देना कि वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, इसमें क्रॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा करो एक चार्ट बना लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख लेना, नंबर ऑफ यहाँ पे लिख लेना सबसे पहले, तो उसके बाद लिख देना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड लिख लेना। चार्ट कॉलम बना लो, एक में कंपाउंड रहेगा, उसके बाद बताओ ये सारा इस तरीके से, यहाँ पे कंपाउंड रहेगा और उसमें ये सारा चीज बताना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं कंपाउंड नंबर 1। तो सबसे पहले इस पे देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसका कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, और फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताना। तो जल्दी जल्दी बनाना मेरे में।
हाँ, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। बहुत लोग अच्छे से क्वेश्चन नहीं रीड करते और सब में कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। तो नहीं, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस पे आ चुका है, तो बी अलर्ट। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे जो कार्बोकटायन है उसके बाजू वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोकटायन हो गया। यहाँ पे कार्बोकटायन के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्राइटेरिया फुलफिल्ड है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड वाला इन्वॉल्व वाला कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे फ्री रेडिकल होता तब भी हो जाता, यहाँ पे फ्री रेडिकल होता तो सारा फिनोमेना बिल्कुल सेम टू सेम 2 कॉपी सेम हो रहा होता। यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन माय डियर स्टूडेंट, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस होगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो इधर से 3 बनेगा और इधर से 3 बनेगा। CH बॉन्ड इन्वॉल्विंग वाला केवल बात कर रहे हैं, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बात हुआ। मेरे भाई कुछ और भी प्रश्न आपको देते हैं जो आपको जान करके अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सारा चीज आपको बताना है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो एग्जांपल ले लो, जैसे CH3 CH2 रेडिकल, क्या इस पे होगा कि नहीं होगा, इसको देखो, बनाओ इसको। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में बना लो। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 में बना लो। ठीक है, एक जो क्वेश्चन जिस टाइप से IIT जेई पे आया था वो क्वेश्चन हम देने का कोशिश कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस पे आया था। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज था, तो इस पे भी बताना। ये 6 क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, अल्कीन में दे दिया, और एक दो ले लो। वैसे आपको बताना है कि होगा कि नहीं होगा, बस आपको यही सोचना है कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये CH3 है, कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, मेंशन नहीं करेंगे हम हर जगह पे। ठीक है, तो ये रहा, ये कुछ 8 प्रश्न है, जल्दी जल्दी बना लो, आसान क्वेश्चन है। बन गया। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, यस, अल्फा ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड कितना बनेगा? तो 3 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, इस पे अगर बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा? इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड 3 बनेगा। ठीक है, ये जेई में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो, तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, 5 हो गया, और यहाँ पर 1 है, टोटल 6 हो गया, टोटल 6 हो गया।
यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना बनेगा, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही, क्योंकि CH बॉन्ड वाला बताना है। यहाँ पे होगा, यस होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, 3 होगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस। कितना स्ट्रक्चर्स बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, 3। यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा माय डियर। यहाँ पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेगी। तुम कहोगे सर डायरेक्टली हम अल्फा हाइड्रोजन देख लिया, वही से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बता देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, ये फेल कर जाएगा। ये रूल तुम कहोगे सर कहाँ पे फेल कर सकता है? तो कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसपे ये आपको फेल करता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर आप वैलिडेट कर लोगे, यहाँ पर आप एग्जांपल पुट करोगे तो ये एग्जांपल पे आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, यहाँ पे कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एक क्वेश्चन चेंज करके हम ऐसा दे दे, यहीं पर ऐसा दे दे, तो यहाँ पर अब अल्फा हाइड्रोजन दिक्कत कर देगा। यहाँ पे तो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन 3 ही कहलाएगा, यही 3 है, यही 3 कहलाएगा। क्या होगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस। यहाँ से ये देगा, फिर ये तो रेजोनेंस होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेगा। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो 2 ही है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो केवल 2 ही है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन क्या लगता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेगा? नहीं, 2 नहीं बनेगा। 2 तो इधर बनाएगा और 2 इधर भी बनाएगा। खुद सोचो, 2 इधर भी बनाएगा और 2 इधर भी बनेगा, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। हाँ, तुम वो सब कितना बना सकते, तो एक हाइड्रोजन को लेके इधर करवाएंगे, फिर दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा से फिर इधर, चौथा से इधर, तो 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें काउंटिंग करने सीखना होगा। तो बहुतों को लगता है हाँ मैक्सिमम केस में तो हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन के बराबर पे। हाँ, अगर हम टोटल पूछ लेते तो सब में एक एक जोड़ देते, सब में एक एक जोड़ देते, बस यही जवाब हो जाता। तो आई होप ये लाइंस जो हम तुम्हें बताएं वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, जो कि हम सारा पॉइंट्स आपके सामने रखे, एक एक कॉन्सेप्ट्स को रखें, ठीक है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, और नहीं कंफ्यूजन है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम लोग का परमानेंट इफेक्ट यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट पूरा पढ़ लिया हम लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट पूरा पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया। हाँ सौम्यदीप, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये 2 एच था, एक एच इधर करेगा, फिर दूसरा एच इधर करेगा, फिर 2 एच तो इसके लिए भी तो अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके साथ में भी तो कर रहा होगा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलो, तो ये भी सेकंड हाइड्रोजन भी कर रहा होगा। तो टोटल कितना इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड वाला कितना होगा, 4 होगा, 4, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तीनों इफेक्ट्स, हमारा जो परमानेंट इफेक्ट था, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव और मेसोमेरिक, तीनों अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ पे एक लाइन तुमको हम लिखवाना चाहेंगे, यहाँ पर नोट का ऐसा करो, नोट में करके लिख लो एक और लाइन पॉइंट। मेरे भाई यहाँ पर हम बताए थे CH भी हो सकता है, CD भी हो सकता है और CT भी हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड। मेरे भाई CH बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। और अगर याद होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम ये भी लिखवाए थे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखवाए थे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ज्यादा किसका होता है, CT का, हाइयर आइसोटोप का हमेशा ज्यादा होता है। उसके बाद किसका होता है मेरे भाई, CD का। उसके बाद किसका होता है, CH का होता है, CH का होता है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना होता है,
आपको याद होगा अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में बताए थे कि CH बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है? हमें ब्रेक करना होता है। CH बॉन्ड को क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो सवाल है कि ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाइपर रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे ज्यादा स्पीड से होगा, अगर हम तुम्हारे सामने लिखे CH2 प्लस CH3 लिखे, CH2 प्लस CD3 लिखे और CH2 प्लस CT3 लिखे, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए CH बॉन्ड वीकर होता है, तो इसीलिए उस पर आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो ये भी एक बात था हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हम सारा डिस्कशन किए। हाँ, यहीं पे अगर बात की जाए प्लस H इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यही ऑर्डर आ जाएगा प्लस H इफेक्ट का। प्लस H इफेक्ट का ये ऑर्डर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब क्या चीज, अगर प्लस आई इफेक्ट का बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि CT3 ज्यादा डोमिनेट करता है। हाँ, अब आया कि कंपैरिजन जब आएगा तो किस फैक्टर को डोमिनेट कराएंगे, तो मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, तीन टाइप का इफेक्ट्स होता है। तो अब उस तीनों इफेक्ट में बात करें तो सबसे अच्छा इफेक्ट मेरा रेजोनेंस इफेक्ट जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जिस पे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर रहा हो इंडक्टिव से, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कहीं पर भी यूज होगा तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेट कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो है हमारा बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। हाँ, इस पार्ट से हम लोग हटते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी पर। ठीक है, बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेयर्स को एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ, तो पहले तो इस बात को जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल को। सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल को देखो तो आपको दिखाई देगा ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो सवाल है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका ये कंपाउंड जो होगा ये नॉन प्लेनर होगा। ये बात अब जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे उसका अभी यूज करने जा रहे हैं कि CH4 जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। और नॉन प्लेनर होगा तो इसको कैसे दिखलाएंगे ऑन पेपर, तो इसे हम ऐसे दिखला सकते हैं कि इसके दो बॉन्ड्स जो है ये क्या है, एक प्लेन में है, एक अंदर है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अंदर, और एक क्या चीज है, बाहर है, एक बाहर। इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से, यानी कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर है। हाँ, बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। लेकिन हाँ, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो मेरे भाई इन ये कॉन्सेप्ट इस CH4 को देख करके जनरलाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या जनरलाइज करते हैं कि मेरे भाई ये CH4 मॉलिक्यूल को अगर सोचो, इस चारों हाइड्रोजन को अगर सोचो एक ही प्लेन में कर दिया इस तरीके से, तो सोचो ये CH4 मॉलिक्यूल क्या सोच रहा होगा, CH4 मॉलिक्यूल क्या सोच रहा होगा, क्या अपने आप को स्टेबल फील कर रहा होगा या अनस्टेबल फील कर रहा होगा, क्या लगता है तुम्हें? यस, अनस्टेबल फील कर रहा होगा मेरे भाई। ये और हमें क्या कर, अगर तुम इसको बेयर्स, मेरे भाई अगर बेयर्स इसको पकड़ करके ऐसे कर देते तो ये वापिस इस फॉर्मेट में रिपीट हो जाता, और मेरे भाई बेयर्स को कुछ डैश डैश भी कह देता वो। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है, तो इसका मतलब जब इस टाइप से सोचे वो बेयर्स कि ऐसे ही क्यों रहता है, ऐसे क्यों नहीं रहता है, तो उनको समझ में आया इसका मतलब ये एटम्स एटम्स के बीच में रिपल्शन लगता होगा, तो ये रिपल्शन मिनिमाइज होता होगा अगर ये नॉन प्लेनैरिटी अचीव कर लेता होगा। तो यहां पर से कॉन्सेप्ट को जनरलाइज किए। ठीक है, क्या किए मेरे भाई जनरलाइज, कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो वो इस तरीके से अरेंज होगा कि उसके बीच पे रिपल्शन मिनिमम लगे। तो ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 hybridized central atom arranges the
arranges the side atoms in such a way to minimize repulsion between atoms, या हो सकता है यहाँ पे एटम्स है, किसी केस में ग्रुप्स भी हो सकता है, ठीक है। एंड फॉर दिस बॉन्ड एंगल जो होगा नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। एंड फॉर दिस, तो फटाफट लिख लो मेरे भाई, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम होगा वो अरेंज इस तरीके से साइड एटम को करेगा ताकि उसके बीच पे रिपल्शन मिनिमम हो। और वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। तो उसी बात को हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। एंड फॉर दिस बॉन्ड एंगल शुड बी क्लोजर टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये हमको जनरलाइज हो गया मेरे भाई, तुमको बिल्कुल सही, इसमें तो कोई हमको रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए कि sp3 में हम जानते ही थे 109 डिग्री 28 मिनट इसीलिए होता है ताकि उसके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। और ये बात हम लोग को VSEPR थ्योरी बता चुका है, VSEPR थ्योरी कि इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं कि उसके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो वही चीज हो भी रहा है मेरे भाई। लेकिन बेयर्स को एक दिन नजर साइक्लो अल्केन्स में पड़ गई, साइक्लो अल्केन्स में, इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन्स। अब ये साइक्लो अल्केन्स में जब नजर पड़ी तो मेरे भाई ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, माय डियर स्टूडेंट ये साइक्लोपेंटेन है, और यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इनकी नजर पड़ी मेरे भाई, तो अब इनके समझ से सारा बात बाहर होने लगा। इन्होंने जब एंगल देखी तो यहाँ पे दिखाई दिया कि 60 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पर जब एंगल देखी तो 90 डिग्री। और सवाल है कि ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कंपाउंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस पे देखें तो कुछ 108 डिग्री आएगा, इस पे अगर निकालोगे तो ये 120 डिग्री आएगा। तो सवाल है, उनका कॉन्सेप्ट एकदम हिल गया कि उन्होंने कही कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वहां पर बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो क्लोजर टू 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट बात है कि साइक्लो अल्केन्स में यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल कुछ अदर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहने लगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ अलग होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ होगा तो अलग होगा मेरे भाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं मेरे भाई, जैसे मान लो कि अगर नॉर्मली बात करें, लेट से तुम्हारे दोनों हाथ को सोने के टाइम में इस तरीके से रखने की आदत है। लेट से ये एंगल जो है वो तुम्हारा कुछ एक सर्टेन एंगल है जिसका हम अल्फा नाम है। लेट से तुम्हारे रात में सोने टाइम का इस तरीके से जो हाथ रखने का एंगल है ये इस तरीके से अल्फा एंगल पे रख लेते। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, किसी ने ऐसा हुआ, किसी ने आया और तुम्हारे हाथ को, ये दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लिया, तुम्हारे दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लिया, ठीक है। एक सेकंड माय डियर स्टूडेंट,
हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर अल्फा एंगल है लेकिन किसी ने आकर के तुम्हारे दोनों हाथों को ऐसे कर दिया, तुम कहोगे सर ऐसा भी दबा भी तो दे सकता था। हाँ ऐसा भी पॉसिबल था, कैसा भी हो सकता। तो तुम कहोगे सर मैं दबा दिया, तो दबाने वाला भी बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला केस तुम सोच रहे हो, तो ये इतना एंगल से दब गया, लेट से उसको डेल्टा बोल दिया, उस एंगल को क्या बोल दिया हम, डेल्टा। तो जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि तुम्हें सोने की आदत थी अल्फा एंगल पे रखने के, लेकिन तुम्हें कोई सुला कैसे रहा है, इस तरीके से। तो अगर हम तुम्हें बोले कि ये अल्फा प्लस 2 डेल्टा, हाँ अल्फा प्लस 2 डेल्टा जो होगा, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा, और साथ में अब जो नया एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, नया एंगल ये हो गया। हाँ ये डेल्टा क्या है मेरे भाई, जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबिलिटी आ रही है, जिसको हम लोग एंगल स्ट्रेन का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेल्टा को एंगल स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो मेरे भाई ये नॉर्मल एंगल जो तुम्हारे सोने की आदत थी, जिसको हम लोग आइडियल एंगल बोलेंगे, ठीक है। और किसी टाइम में तुम्हें ऐसे सुलाया जा रहा है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व्ड एंगल कहेंगे। तो ये जो डेल्टा आएगा मेरे भाई, आइडियल एंगल माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। हाँ मॉड में लेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रेन होगा तो माइनस में आ जाएगा, और इंटरनल स्ट्रेन होगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से तुम्हारे साथ में किया जाए। बाहर अगर किया गया तो उसको एक्सटर्नल स्ट्रेन कहेंगे, और अंदर किया गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रेन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल में स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है, एंगल चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेन निकालोगे मेरे भाई, तो स्ट्रेन निकालोगे तो स्ट्रेन का ऑर्डर जो आएगा यहाँ पे जब निकालोगे, तो आइडियल एंगल sp3 का कितना होता है, 109 डिग्री, 109.5 बोल दो, और माइनस 60 डिग्री करो, 109 ही बोलो बेटर है। तो कितना आ जाएगा, ये अराउंड 24.5 डिग्री आ जाएगा, बाई 2 करोगे तो इस पे कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अराउंड 19/2 9.5 डिग्री का आएगा एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे निकालोगे तो इसमें 0.5 डिग्री के आसपास आएगा, 0.5 हो जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा माय डियर, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रेन होगा, यहाँ पे निगेटिव में आएगा, हम केवल मैग्नीट्यूड पे लिखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रेन होगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 11/2 5.5 डिग्री के अराउंड आएगा। तो सवाल है कि इस बेसिस पर अगर ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा तो ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी होगा। यानी अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करें, तुम्हें सोने की आदत जो थी वो अल्फा एंगल में थी, लेकिन तुम्हें सुलाया कैसे जा रहा है, इस तरीके से। तो जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी आएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा माय डियर स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करें इन लोग चारों का, ए बी सी और डी का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आना चाहिए, हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा सी का, उसके बाद डी का, सी का सबसे कम एंगल स्ट्रेन है, फिर डी का है, डी का है, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स किसका होगा, बी का, उसके बाद ए का, ये आना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, और उसके बाद साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे बट एक्चुअल ऑर्डर जो होता है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है वो होता है साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा, फिर होता है साइक्लोपेंटेन का, उसके बाद जो होता है साइक्लोब्यूटेन का होता है, और उसके बाद साइक्लोप्रोपेन का होता है। लेकिन सवाल है ऐसा क्यों होता है, तो इसके नीचे लिखो, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो अभी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन्ड बाय हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन से ये एक्सप्लेन्ड होगा, ठीक है। उससे वहां पर हम लोग को इसका वैलिडेशन मिलता है। हाँ ये थ्योरेटिकली समझाए थे, ये सोचे थे इस तरीके से, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, और जाहिर सी बात है जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होगा वही सच होगा, और जो थ्योरेटिकल होगा उसमें रॉन्ग हो सकता है। तो ये थ्योरेटिकल ऑर्डर था,
और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये है। हाँ, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, तो किसी एक डेटा के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है, हीट ऑफ कंबशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हीट ऑफ कंबशन। वो क्या है, हीट ऑफ कंबशन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक बनाओ। हाँ, यहां से हीट ऑफ कंबशन से भी क्वेश्चन आता है, हीट ऑफ कंबशन से भी क्वेश्चन आता है, तो हेडिंग बनाओ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन को शॉर्ट में HOC कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हीट ऑफ कंबशन है, इसका पहले तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होगा, खुद सोचो। यहाँ पे जलना जलाने की बात होगी, है ना, किसी चीज को बर्न करना है। अच्छा, बर्निंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर इस पेपर को अभी हम इस पेपर को अगर हम जला दे ला करके, तो यहां से हीट एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, रिलीज्ड एनर्जी होता है। अच्छा, कंबशन जब भी होता है तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कराया जाता है। तो इसी बात को अभी हम लिखने जा रहे हैं। हीट ऑफ कंबशन क्या चीज है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, हाँ, पर मोल सब कुछ डिफाइंड होता है। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, देखो ये तो वैसे तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये और भी जगह पे डिफाइन किया जा सकता है, तो हम कंपाउंड लिख रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मेरे भाई, कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड है, और जिसको हमको जलाना है, और जलाने के दौरान कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा हमें जलने के बाद। लेट से ऐश मिलेगा, है ना, ऐश मिलेगा। तो इस दौरान कुछ हीट रिलीज होता है। अच्छा, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, और वो ओवरऑल निगेटिव वैल्यू होता है, यानी कि रिलीज्ड होता है, वो रिलीज्ड होता है। और इसी हीट को हम हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। इसी हीट को कंबशन कहते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, O2 के प्रेजेंस में हो, O2 के प्रेजेंस में हो। अच्छा मेरे भाई, क्या ये पेपर को ऐसे रख दिया तो क्या O2 के प्रेजेंस में अभी भी है, लेकिन क्या लग रहा है, ये जल जा रहा है क्या, ये कंपाउंड जल जा रहा है क्या? तो तुमको अगर नहीं जल रहा, तो मेरे भाई जलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आप बचपन में एक लाइन पढ़ते होंगे कि इसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा, जिसपे ये जलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर पहले हमको मैच स्टिक से जलाना हो, यानी पहले कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेट से वो एनर्जी जो सप्लाई किए वो एक्स सप्लाई किए। हाँ, इसको एक बार जला दिए मेरे भाई, अब ये कंटिन्यूअसली जलेगा और हमें कुछ यहाँ पर से y अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा, रिलीज कर देगा। तो हीट ऑफ कंबशन y माइनस एक्स का मॉड हो जाएगा। हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, कितना रिलीज होगा, यानी नेट पहले जलाने में हमें एनर्जी लगेगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। जो नेट एनर्जी होगा उसको हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन, हाँ, पर मोल हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि 2 मोल होगा तो उसका दुगना हो जाएगा, 3 मोल होगा तो 3 गुना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हमको बस एक लाइन बताना, क्वांटिटी ज्यादा होगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कि क्वांटिटी कम होगी तब ज्यादा रिलीज होगी? बस इतना बता दो, ज्यादा या कम, क्या में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? क्या लगता है तुम्हें? ज्यादा वाले में, यस, क्योंकि जितना ज्यादा चीजों को जलाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि हीट ऑफ कंबशन, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, तो जितना ज्यादा कार्बन एटम्स होगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन होगा। एक लाइन तो तुम्हें यहीं पर से समझ में आ गया होगा। यस सर, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा कंबशन। मेरे भाई एक और फैक्टर आएगा। मेरे भाई एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो स्टेबल बहुत ज्यादा है, एक कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है मेरे भाई, और एक दूसरा कंपाउंड है जो अनस्टेबल है। मेरे भाई जो अनस्टेबल कंपाउंड था उससे जाकर के हम पूछे क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, तो वो कहेगा कि सर हम जलना चाहते हैं। क्या कहेगा मेरे भाई, जलना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेबल कंपाउंड से जाकर के पूछे क्या चाहते हो, तो बोलेगा हम खुश है ऐसे ही, हम ऐसे ही खुश है, हम जलना नहीं चाहते। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या समझ में आता है?
कि अगर अनस्टेबल कंपाउंड होगा तब ज्यादा हीट ऑफ कंबशन रिलीज होगा, कि ज्यादा स्टेबल होगा तब रिलीज ज्यादा होगा? क्या लगता है? तो अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिलीज होगा। यस, क्योंकि अगर स्टेबल कंपाउंड होगा तो उसको हमको जलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। हाँ, और जो मिलेगा वो दोनों कंपाउंड सेम होगा, तो नेट एनर्जी रिलीज तो सेम हो रहा है, लेकिन लग जो रहा है वो तो ज्यादा लग गया। तो लग गया ज्यादा, एक्स ज्यादा हो गया मेरे भाई, तो इसका मतलब नेट वैल्यू कम हो जाएगा। यस, अगर स्टेबल ज्यादा होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि वो जलना नहीं चाहता, वो जलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब उस केस में कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा। तो आई होप ये लाइंस क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न तुम्हें देते हैं और उस प्रश्न को बना करके खुशियां मनाओ मेरे भाई, ठीक है? तो पहला नंबर प्रश्न जो है, कंपेयर करना है आपको हीट ऑफ कंबशन। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, ये कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। नंबर वन मेरे भाई क्या है क्वेश्चन? तो एक कंपाउंड है ये, ठीक है, ये दो कंपाउंड है, एक और चाहो तो एक और कंपाउंड ले लो, ये ले लो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको हीट ऑफ कंबशन बताना है किसमें ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है? सेकेंड नंबर कम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस दोनों में, फटाफट बताओ मेरे भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा, इधर भी कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर देते हैं मेरे भाई। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन बनाओ। थर्ड क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, हीट ऑफ कंबशन। बढ़िया, वेरी गुड। तो माय डियर से में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन एटम्स चेक कर लिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम है। तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हमेशा ज्यादा अच्छा इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, तो जो कम स्टेबल होगा उस पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? तो ये सेकंड नंबर हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ स्टेबिलिटी देखे, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखा गया, यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस पे ज्यादा है, तो यहाँ पर आ गया मेरे भाई। चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाना, एकदम फास्ट बनाना मेरे, बिल्कुल लेट नहीं करने का। ये बनाओ, जल्दी से बनाना मेरे भाई, बन गया होगा, ठीक है? तुम लोगों से नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए और जवाब पाइए, और बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई ये हीट ऑफ कंबशन का डेटा ये इस तरीके से आया। तो मेरे भाई सिंस अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पर से स्टेबिलिटी बताओ, तो तुम नहीं बता सकते हो। कैसे? मेरे भाई स्टेबिलिटी अलग है, कार्बन एटम्स अलग है, लेकिन अगर सोचो अगर सारे कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होता, तो क्या हम स्टेबिलिटी बता सकते थे हीट ऑफ कंबशन के डेटा से? ये हीट ऑफ कंबशन का आया, ये ऑर्डर आया, बता सकते थे ना? यस, बिल्कुल बता सकते थे। तो मेरे भाई इस काम को करने को दो साइंटिस्टों को मिला, दोनों ने एक रजिस्टर लिया और दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस चारों कंपाउंड का हम स्टेबिलिटी निकालें। तो मेरे भाई हीट ऑफ कंबशन नेट तो ये आया, अगर इसका नाम दे दे ABCD, तो हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन CH2, मेरे भाई यहाँ पे भी CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2, तो पर CH2 अगर निकाल देंगे तो तीनों के केस में तो पर CH2 कार्बन का नंबर बराबर हो जाएगा, कार्बन का नंबर ज्यादा हो जाएगा।
कार्बन का नंबर ज्यादा तो पर CH2 जब निकाला गया मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा जो हीट ऑफ कंबशन आ गया, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन जिसका आ जाएगा उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जब पर CH2 निकालेंगे तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो ABCD आ गया। आपको बुक्स पे इसका डेटा भी मिल जाएगा कितना आया पर CH2 और ओवरऑल कितना था वो भी पता चल जाएगा। तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा इसका हो गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर DCBA आ जाएगा, DCBA आ जाएगा। इसका डेटा से क्या समझ में आता है मेरे, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ रहा है। पर CH2 अगर निकालेंगे तब हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए जो बेयर्स का एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी था वो थ्योरेटिकली था, और वहां से जो आ रहा था प्रूफ होकर के वो रॉन्ग आ जा रहा था, वो रॉन्ग आ जा रहा था मेरे भाई। ठीक है, तो पर CH2 हम निकाले तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम पता लगा लिए। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर आया है, इसीलिए ज्यादा सही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सर आई होप ये सारी बातें जो हम तुम्हें कह रहे हैं वो अच्छे तरीके से तुम्हारे माइंड पे जा रहा होगा। हाँ रितु, कुछ कहना है क्या? सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब कंबशन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रायोरिटी होता है उसका, यस, पहला ऑर्डर लिखते प्रायोरिटी हैं तो। क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यस, क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जलेगा। जलाने में तो एक ही बार जलाना पड़ता है ना, स्टार्टिंग में जला दिए एक पेपर को, कितना भी क्वांटिटी होगा एक बार जला दिए तो अपने आप हीट प्रोड्यूस होगा, वो बार बार जलाने की जरूरत, माचिस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा पहला फैक्टर। तो आई होप एकदम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ पे आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देंगे मेरे भाई, 5वां नंबर। यहाँ पर जो है एक 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, थोड़ा लाइन खिंचा गया ज्यादा, आप उसका बिल्कुल टेंशन नहीं ले। ठीक है, और ये कंपाउंड है, तो फिर से तुम कहोगे सर इसका ऑर्डर ये आएगा, और अगर हम तुमसे पूछ दे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 किसका ज्यादा आएगा, तो तब भी यहाँ पर A और B में B का ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं, टेंशन बस केवल 6 मेंबर्ड वाला पे होता है। समझ आया? पर CH2 भी अभी भी यही जीतेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अभी भी A का ज्यादा होगा, 7 मेंबर का कम होगा, क्योंकि इस पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ वाली बेयर्स का एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी भी वैलिड है, कंबशन वाला डेटा भी वैलिड है, सब कुछ सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन वहां पर जो 6 मेंबर्ड वाले केस में था उस पे कुछ अलग फैक्टर काम था, हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पर अलग डेटा आ रहा था, इसलिए वहां पे बेयर्स का एंगल थ्योरी डिस्प्रूव हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बस वही एक एग्जांपल है, उसको आप टिक कर लेंगे, उसको टिक कर लेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेरे भाई स्टेबिलिटी पर। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर आकर के, हीट ऑफ कंबशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सिग्मा रेजोनेंस। वो है सिग्मा रेजोनेंस। तुम कहोगे सर सिग्मा रेजोनेंस ये कैसा नाम है? यस, बहुत सारे लोग ये सिग्मा रेजोनेंस को डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं, बट हम सिंस आपको हम बता देते हैं ये डांसिंग वर्ड जो है ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग ऑन पेपर लिखना बहुत हद तक सही नहीं रहेगा। बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन ऑन पेपर ये लिखना सही नहीं रहेगा, इसलिए इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो सिग्मा रेजोनेंस बोला जाता है। हाँ, अब सवाल है कि सिग्मा रेजोनेंस कहाँ पे होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं, ये एक ही जगह पे पूरे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, टेक्स प्लेस इन ओनली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। मेरे भाई ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक ही जगह पे होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन में। तुमको सर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेरे भाई ये है, ये कंपाउंड है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है, और ये केवल और केवल सिग्मा रेजोनेंस यहीं पे होता है। हाँ, इसको आप फील कैसे लेंगे इस पर बात करेंगे। पहला तो बात है कि सिग्मा रेजोनेंस ये नया वर्ड यूज आया, ये क्यों हो जाता है इस केस में?
तो मेरे भाई अभी हम सिर्फ आपको बेयर्स का एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा दिए, तो 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई यही लाइन को लिखने जा रहे हैं, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपाइल, इन साइक्लोप्रोपाइल रिंग, सिग्मा बॉन्ड, जो ये सब सिग्मा बॉन्ड है माय डियर, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये भी कमजोर पड़ जाता है। सिग्मा बॉन्ड इन जनरल सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से, लेकिन साइक्लोप्रोपाइल चाहे यहां हो चाहे कहीं और हो, सिग्मा बॉन्ड पाई से भी वीक हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड becomes weaker than, sigma bond becomes weaker than पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन। मेरे भाई इतना कमजोर हो जाता है कि ये पाई बॉन्ड भी इसको बीट करने लग जाता है। और बड़ा गेम है मेरे भाई यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर से इसका इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसको एकदम स्टार मार करके लिख देना कि साइक्लोप्रोपाइल पाई बॉन्ड से भी वीक होता है, तो जहां पर अल्कीन रिएक्शन करेगा वो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल ये सब भी रिएक्शन कर रहा होगा, बिल्कुल खुले में करेगा। ठीक है, तो मेरा कैसे आखिर क्या खासियत है इसका? तो मेरे भाई जो तुमको दरअसल ये सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता है इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता। ये खुद एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के जैसा है, उसी से फील आएगा। यहाँ पे ये एक बॉन्ड से कम होता है और यहाँ पे ये एक बॉन्ड से ज्यादा होता है। और मेरे भाई यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल प्लस और यहाँ पे पार्शियल प्लस। रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। कैसे इसको एक्सप्लेन करें मेरे भाई? तो अच्छा से देखना इस चीज को, इसको अच्छे से देखना। यहाँ पे ये कार्बोकटायन है, इसका मतलब इसके पास में p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये sp3 ऑर्बिटल होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ आपको फील आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह। यहाँ पे ये लोग दोनों क्या हो जाते हैं, इतना वीक हो जाते हैं कि ये लोग एक दूसरे से ओवरलैपिंग करने लगते हैं। और आपको दिखाई देगा कि जब ये ओवरलैपिंग, लेट से ये नीचे वाला जब ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा मेरे में, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ऐसा सोचो, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस डेवलप कर गया। सिमिलरली एक बार ऊपर वाला भी ब्रेक कर सकता है मेरे में, ऊपर वाला भी तो ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। और इस तीनों का क्यूमुलेटिव ये हाइब्रिड बनाया जाता है। हाँ, ये केवल एक ही जगह पे होता है, सिग्मा रेजोनेंस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन में होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन में होता है। हाँ, यहाँ पे हम देने जा रहे हैं मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपेयर, क्वेश्चन देने जा रहे हैं कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपैरिजन करना है। आप हमें बताना कि इस पे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे बताना, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये दूसरा है, और इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा और फिर कौन होगा? मेरे भाई जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बता दो, इस तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा और फिर कौन होगा? ये क्या लिखा है जुबैर, ऑर्डर बताओ। ये थर्ड लिखने से हमको क्या समझ में आएगा, बताओ। 1 2 3 में किसका सबसे ज्यादा होगा? और जल्दी जवाब दो। हाँ, श्रुति का जवाब है 1 2 3, जो कि राइट आंसर है मेरे भाई। यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा, मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, समझ आया? ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो चार्ज का डिस्पर्सन भी ज्यादा होगा, मोर चार्ज डिस्पर्सन, मोर चार्ज डिस्पर्सन, चार्ज भी डिस्पर्स ज्यादा करेगा।
ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा, चार्ज डेंसिटी उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आई होप ये लाइंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार जल्दी से चैट पे रिप्लाई करो, क्या ये जो बातें हम बताए हैं वो सब कुछ समझ आया, यस या नो? यस, वेरी गुड। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, इस पेज को हम हटा दिए और हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। एक सेकंड, हम थोड़ा सा स्केच पेन चेंज कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, ये अल्कीन्स लिखे, शायद हो सकता है थोड़ा ब्लर जा रहा होगा यहाँ, अब देखो दिख रहा होगा अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तो माय डियर स्टूडेंट, अल्कीन्स मेरे, हमको सबसे पहले तुम लोग जवाब देना कि रेजोनेंस ज्यादा अच्छा इफेक्ट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव, कौन सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट है? रेजोनेंस। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस वजह से आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आएगा या रेजोनेंस की वजह से आएगा? ज्यादा स्टेबिलिटी किससे आएगा? यस, रेजोनेंस। क्या चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिस्पर्स करेंगे। तो इसका मतलब अगर अल्कीन्स में अगर बात करें मेरे भाई, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि रेजोनेंस सबसे अच्छा होगा, रेजोनेंस सबसे अच्छा होगा। इसके बाद ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसके बाद ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा मेरे। सबसे अच्छा जो होगा वो रेजोनेंस होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी चीज का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तुम्हें, तो सबसे पहले चेक करना कि क्या उस पे रेजोनेंस हो रहा है या उस पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये तुम्हें चेक करना होगा, ये तुम्हें चेक करना होगा। हाँ, अब रेजोनेंस में भी बहुत सारा चीज तुमको चेक करना होगा। लाइक रेजोनेंस के अंदर में सबसे फैक्टर, पहला फैक्टर जो चेक करना होगा वो हो सकता है मे बी जो कंपाउंड हो वो रेजोनेंस होने की वजह से एरोमेटिक हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर अब तुमको अगर नॉन एरोमेटिक भी तो हो सकता है, यस, अगर नॉन एरोमेटिक होगा तब क्या चेक करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्स होगा, तो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। अब तुम कह सकते हो सर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन भी अगर सेम निकल गया तो अब क्या करेंगे? तो मेरे भाई फिर आप चेक करो कि एक्सटेंडेड है या क्रॉस है, एक्सटेंडेड है या फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, जो लास्ट क्लास में बताए थे। एक ही डायरेक्शन में होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो एक्सटेंडेड चेक करो, क्रॉस चेक करो। हाँ, इतना में आपको मिल जाएगा, इतना में मिल जाएगा आपको। हाँ, ये नॉन एरोमेटिक के लिए हुआ। अब क्या है, अब मान लो कि नॉन एरोमेटिक भी नहीं मिला, तो हो सकता है मेरे भाई एंटी हो, तो एंटी तो सबसे लास्ट में होगा मेरे भाई, ये तो सबसे पीछे लगेगा लाइन, एकदम पीछे, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी घटिया हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे चेक करना पड़ेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो इस पे क्या होगा? यहाँ पे तो एरोमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन देखें, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन जिस पे ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन फिर से तुम्हारा डाउट आएगा, सर अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया तब क्या करेंगे? मेरे भाई तब करना है फिर एक्सटेंडेड, यहां पर भी तो वो होगा कॉन्सेप्ट, एक्सटेंडेड ज्यादा अच्छा होगा क्रॉस से, एक्सटेंडेड ज्यादा अच्छा होगा क्रॉस से।
तुमको सर ये दोनों पॉइंट्स अगर फेल कर गया तब क्या देखेंगे? तो मेरे पास अगर अल्कीन होगा, इन केस ऑफ अल्कीन्स, इन केस ऑफ अल्कीन्स, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, ठीक है। एक्सटेंडेड क्रॉस भी अल्कीन्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है, लेकिन अब केवल अल्कीन्स के लिए ही वैलिड है। ट्रांस ज्यादा होगा सिस से इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल मेरे भाई। लेकिन आपको हम बता देते हैं कुछ ऐसा भी केस आएगा, कुछ ऐसा भी केस आएगा जिसपे आपको सिस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रांस से। और ये कब होगा, ये लाइन लिखो, इसको हम बाद में समझाएंगे, अभी नहीं समझा सकते इसको, अभी आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो। इफ रिंग कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस देन इक्वल टू 10, अगर 10 या 10 से कम होगा तो क्या होगा मेरे भाई, सिस ज्यादा होगा रिंग के केस में। अदरवाइज ट्रांस जो डोमिनेट करता है सिस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, ट्रांस सिस से। अदरवाइज सिस ज्यादा होगा ट्रांस से, तो इस बात को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इतना सारा बात अगर आप ध्यान पे रखेंगे तो सारा हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम और दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड हम आपको होमवर्क दे देंगे मेरे भाई, इससे रिलेटेड जो होगा उसको हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा चेक कर सकते हो मेरे भाई, ये सारा कॉन्सेप्ट होने के बाद मान लो ये भी कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा है, तो आपको हो सकता है कभी डाइपोल मोमेंट चेक करना पड़ जाए। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से भी चार्ज आता है, तो स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और मेरे पास चौथा फैक्टर, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या कोई अट्रैक्शन हो जाए, कहाँ पे होगा ये सारा एग्जांपल हम आपको करेंगे। ये 4 फैक्टर्स हैं मेरे भाई जिसपे ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, जिसपे ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है, हाँ, उसको आप घर में बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंस आज का टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है, आज के इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट पे लिख दो यस या नो, या क्लियर है तो क्लियर लिख दो फटाफट। चलो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।